नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 2 जो भी है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। चैप्टर को तो पढ़ेंगे ही और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताती रहूंगी ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आइए बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है डियर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा भैया कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बता देते हैं। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक रूल बुक, एक ऐसी बुक जिसमें रूल्स लिखे होते हैं जिसके हिसाब से कंट्री चलेगी। अब देखिए बिना रूल्स के तो सब लोग जानवर हो जाएंगे, कोई किसको मारेगा, कोई अपने आप को राजा बना लेगा। तो इसलिए जो है हर कंट्री में, स्पेशली हर डेमोक्रेटिक कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जिसके हिसाब से वो कंट्री चलती है। कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस होगा, वो सारे रूल्स जो हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। अगर हम 2 वर्ड्स में बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारा एक रूल बुक होती है। और क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे डिजाइन हुआ, किन लोगों ने किया, किन किन बातों को हमने ध्यान में रखा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करते टाइम। और साथ ही में पढ़ेंगे हम एक एग्जाम्पल जो कि होगा साउथ अफ्रीका का, क्योंकि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो उसके सब पूरे वर्ल्ड में बहुत तारीफ करते हैं। तो हमें पढ़ना है क्यों हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बहुत ज्यादा अच्छा मान रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। What are we going to learn in this chapter? Democratic Constitution in South Africa. South Africa के Constitution के बारे में पढ़ेंगे। Why do we need a Constitution? हमें Constitution की जरूरत क्यों है, क्यों चाहिए हमें Constitution? बिना रूल बुक के क्यों काम नहीं चलेगा, ये पढ़ना है। Making of Indian Constitution, अपनी कंट्री का Constitution कैसे बना, कब बना, किन लोगों ने बनाया, वो पढ़ेंगे। Guiding values of the Indian Constitution, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों को जो है ध्यान में रखा गया। भाई जब आप आंसर लिखते हो तब आप लिखते हो ना यार ये पॉइंट जरूर लिखना है, ये पॉइंट जरूर लिखना है, ये पॉइंट जरूर लिखना है। तो ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बिल्कुल ध्यान में रखकर लिखी गई, वो हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत इंस्पिरेशनल माना जाता है। तो हम भी उसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड इन अफ्रीका। स्ट्रगल का मतलब होता है लोगों ने सफर किया, लड़ाई करी। किसके अगेंस्ट लड़ाई की? अपार्थाइड के अगेंस्ट। क्या है ये अपार्थाइड? हमारी कंट्री में देखने को नहीं मिलता पर अफ्रीका में देखने को मिलता है। तो क्या है ये अपार्थाइड, आइए जरा इसको जानते हैं। Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. Unique to South Africa का मतलब है हमें साउथ अफ्रीका में जो ये सिस्टम है अपार्थाइड का देखने को मिलता है। क्या सिस्टम है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी के फीचर्स के ऊपर ध्यान रखते हुए आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी अलग अलग ट्रीटमेंट होगा डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी फीचर्स। और यहाँ पर बॉडी फीचर्स को मेनली जो है स्किन कलर पर जो है फोकस किया जाता था, यानी आपके स्किन कलर के बेसिस पर जो है आपका ट्रीटमेंट होगा। अगर आपका स्किन कलर गोरा है तो आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, अगर आपका जो स्किन कलर है वो डार्क है तो आपको जो है कंट्री में बुरा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो अपार्थाइड क्या था? नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज अपार्थाइड, और यूजुअली टीचर्स आपके पेपर में पूछती हैं। द व्हाइट यूरोपियंस इम्पोज्ड दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम कि कौन किसको कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, गोरों को अच्छा, कालों को बुरा, ये सिस्टम लगाया किसने? ये सिस्टम लगाया हमारा व्हाइट यूरोपियंस ने। व्हाइट यूरोपियंस यानी जो यूरोप के जो व्हाइट लोग होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं, उन लोगों ने अफ्रीका में जाकर ये सिस्टम लगाया। पर भाई अफ्रीका में तो अफ्रीकन्स होने चाहिए, क्यों यूरोपियंस कैसे आ गए? ये भी जानते हैं यूरोपियंस कैसे आए। During the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. तो 17th और 18th century में जो है जो यूरोप के लोग थे उन्होंने जबरदस्ती जो है अफ्रीका को जो है कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जैसा का उन्होंने सेम इंडिया के साथ किया था कि आए तो थे भाई ट्रेड करने के लिए, केवल सामान खरीदने बेचने के लिए, बट जबरदस्ती आर्म्स और फोर्स का यूज करके उनको कंकर करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। जैसा उन्होंने सेम इंडिया में किया था वही उन्होंने अफ्रीका में किया।
But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. Unlike India का मतलब है ऐसा इंडिया में तो नहीं हुआ, लेकिन अफ्रीका में हमें ये देखने को मिलता है कि जब अफ्रीका में यूरोपियंस आए तो उन्होंने जो है वहीं पर रहना शुरू कर दिया, अपना घर वहीं बसा लिया और वहीं के लीडर्स बनना शुरू कर दिया। देखो बेटा, जब यूरोपियंस इंडिया में आए थे तो वो जब इंडिया को आज़ादी मिली छोड़कर चले गए। यहाँ पर आपको आजकल कितने फॉरेनर्स देखने को मिलते हैं, कितने यूरोपियंस देखने को मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं दिखते होंगे अपने शहर में। पर यहीं आप अफ्रीका में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अफ्रीका के नहीं हैं, यूरोप के हैं। क्योंकि देखो, जब हमारे जो यूरोपियंस थे वो इंडिया आए तो इंडिया को जब फ्रीडम मिली तो वो टाइम से वापस चले गए कि अपने देश चले गए। लेकिन जब वो अफ्रीका गए तो वो अफ्रीका में ही मोस्टली लोग रहने लग गए, वहां से अपने देश वापस गए ही नहीं। The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of skin color. तो ये जो सिस्टम उन्होंने अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया था उसके हिसाब से क्या होता था कि स्किन कलर के बेसिस पर जो है आपको डिवाइड कर दिया जाता था, गोरों को और कालों को। इस तरीके से जो है आपको ट्रीटमेंट मिलता था। इसमें दो डिवीजन होते थे, वाइट्स और नॉन वाइट्स। ठीक है। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। नेटिव का मतलब होता है जो शुरू से लोग अफ्रीका में रहते हैं उनका जो स्किन कलर होता है वो यूजुअली ब्लैक होता है, क्योंकि इक्वेटर के पास वाली कंट्री है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो उनका स्किन कलर क्या है, ब्लैक है। दे मेड अप अबाउट द 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड एज ब्लैक्स। तो जो नेटिव लोग हैं साउथ अफ्रीका के, जिनका एक्चुअल में वो देश है, जो शुरू से रह रहे हैं, उनको एक तो हम ब्लैक्स बोलते थे, यानी कि वो काले हैं तो उनको ब्लैक्स बोलते थे। और दूसरी चीज, उनकी पॉपुलेशन कितनी थी, 3/4। 3/4 का मतलब है यानी अगर पूरे अफ्रीका में अगर 100 लोग होंगे तो उसमें से 75 तक क्या होंगे, ब्लैक। Besides these groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. अच्छा, यहाँ पर हमने एक मिस कर दिया है। तो देखो, एक तो ब्लैक लोग थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है, ब्लैक जो कि वहां के नेटिव लोग थे, यानी कि जो वहां पर पहले से रह रहे हैं। दूसरे थे हमारे वाइट्स। वाइट्स कौन थे, जो यूरोप के लोग थे, यूरोपियंस। ठीक है, जो यूरोप के लोग थे और अफ्रीका में आकर उनके ऊपर रूल करने लगे थे। और इन दो ग्रुप के अलावा हमारे कुछ और लोग भी अफ्रीका में हमें देखने को मिलते हैं, जिनको वो बोलते हैं मिक्स्ड रेसेस। मिक्स्ड रेसेस का मतलब होता है मिला जुला कलर है हमारा, ना हम ज्यादा गोरे हैं ना ज्यादा काले हैं, तो हमें ना वो व्हाइट्स में डालते थे ना ब्लैक्स में डालते थे, हमें बोल दिया जाता था नॉन व्हाइट्स। पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड एज कलर्ड एंड द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। यानी जैसे इंडिया के लोग वहां चले गए तो ऑफकोर्स ना तो हम वहां के नेटिव हैं और ना ही हम यूरोपियंस हैं, तो हम आ जाते थे मिक्स्ड कलर में। ठीक है, हम लोग आ जाते थे मिक्स्ड कलर में, कि जो लोग ना तो अफ्रीका के नेटिव हैं ना यूरोप के हैं, बट और आसपास के देशों से जो है अफ्रीका में आए होते हैं, वो होते थे मिक्स्ड। तो 75% पॉपुलेशन ब्लैक्स की थी और 25% जो है इन दोनों की मिला के थी। The white rulers treated all the non-whites as inferior. The non-whites did not have voting rights. तो ये जो हमारे whites थे ना, जो गोरे लोग थे यूरोप के, ये जितने भी non-whites होते थे, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो मिक्स्ड हो, उनको जो है इंफीरियर यानी उनको पिछड़ा हुआ ट्रीट करते थे। जैसे इनके पास कोई राइट्स नहीं है, इनको बुरा ट्रीटमेंट दिया जाता था और खुद को जो है वहाँ का महाराजा सुपीरियर ट्रीट करते थे कि हम ही हैं जो बेस्ट हैं, और जो बाकी ब्लैक होंगे और मिक्स्ड होंगे उनको जो है इंफीरियर ट्रीट करते थे। इंफीरियर का मतलब होता है थोड़ा सा पीछा, बैकवर्ड सा ट्रीट करते थे, बुरे तरीके से जो है ट्रीट करते थे और अपने आप को अच्छा मानते थे। हाउ नॉन वाइट्स वर ट्रीटेड इन्फीरियर, मैंने ये तो कह दिया कि उनको इन्फीरियर ट्रीट करते थे, बुरा ट्रीट करते थे, पर किस वे में बुरा ट्रीट करते थे इसको भी पढ़ना जरूरी है कि क्या क्या ऐसी चीजें उनके साथ की जाती थी, किस किस तरीके के रूल्स उनके ऊपर लगाए जाते थे जिससे उनको लगता था कि भाई हमारे साथ तो गलत ट्रीटमेंट हो रहा है। और ये भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ नॉन वाइट्स वर ट्रीटेड एज इन्फीरियर इन साउथ अफ्रीका। फर्स्ट, दे डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। ये अभी हमने पढ़ लिया है कि उनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं थे। कि जो हमारे नॉन वाइट्स हैं यानी कि जो हम मिक्स्ड और ब्लैक्स थे, जो मिक्स्ड कलर के और ब्लैक्स हैं, एक तो हमारे पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, दे डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। और किस तरीके से इंफीरियर ट्रीट किया जाता था,
दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, यानी एक ऐसे एरियाज पूरे सिटी में डिवाइडेड थे कि भाई यहाँ पर काले लोग रहेंगे, यहाँ पर गोरे लोग रहेंगे, और काले लोग जो है वो गोरे के इलाकों में नहीं रह सकते थे। गोरे लोगों का मन किया तो जा सकते थे कालों के इलाके में, लेकिन काले लोग जो है कभी भी गोरे के इलाकों में नहीं रहेंगे। यानी कि जो मान लो ये एक सिटी है तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया कि ये जो है ब्लैक्स का एरिया है या फिर नॉन वाइट्स का एरिया है और ये वाइट्स का एरिया है। तो जो ये नॉन वाइट्स और ब्लैक्स थे ये कभी भी इनके एरिया में रहने नहीं जा सकते थे। नेक्स्ट, दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। अगर उन्हें किसी काम के लिए भी जाना है, मान लो किसी के घर में काम करना है या किसी दुकान पे काम करना है इनके एरिया में, वाइट्स के एरिया में, तो उसके लिए उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी। स्पेशल सरकार से जाकर पूरा पेपर वगैरह साइन करवाना पड़ता था कि हाँ भाई प्लीज हमें वाइट्स के एरियाज में जाने दो, हमें वहां पर जो है काम करना है। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड परमिट। परमिट का मतलब होता है एक ऐसा पेपर जहां जिसके ऊपर लिखकर आपको परमिशन दी जाती है। नेक्स्ट है एक और पॉलिसी वहां पे अपार्थाइड में प्रैक्टिस होती थी जिसका नाम था सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का नाम होता है सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन होता था वहां पर। किस तरीके का सेपरेशन होता था? ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। यानी जितने भी आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सिनेमा है, स्कूल्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, कालों के लिए अलग होती थी, गोरों के लिए अलग होती थी। कि जो गोरे हैं उनका मन चाहे तो वो कालों के रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, लेकिन ब्लैक लोग जो थे या मिक्स्ड वाले जो थे वो कभी भी वाइट लोगों के स्विमिंग पूल में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में एडमिशन नहीं ले सकते थे। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड। यानी कि देखो भगवान को भी बेचारों ने डिवाइड कर दिया था। कितनी गलत बात है ना, बेचारा तो नहीं कहना चाहिए था, कैसे हैवान लोग थे कि देखो भाई भगवान को चर्च भी अलग अलग बना दी उन्होंने कि व्हाइट्स इस वाली चर्च में जाएंगे और ब्लैक्स इस वाली चर्च में जाएंगे। दे इवन डिवाइडेड द रिलीजन, दे इवन डिवाइडेड द गॉड। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द व्हाइट्स वर्शिप। यानी जो व्हाइट लोग जहां पर वर्शिप कर रहे हैं, जाके अगर पूजा कर रहे हैं भगवान की यानी कि जीसस क्राइस्ट की, उसको भी अलग अलग बना दिया था कि ये चर्च व्हाइट्स की है, ये चर्च ब्लैक की है। Blacks could not form associations or protest against terrible treatment. Since 1950s, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. और blacks को जो है कोई एसोसिएशन बनाना भी अलाउड नहीं था कि आपस में कोई ग्रुप बना के जो है बातचीत कर लें कि हमारे साथ गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, ये भी अलाउड नहीं था। अगर पता लगा भाई इन्होंने तो ग्रुप बना के डिस्कशन किया हमारे अगेंस्ट, तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। यानी एक तो सहो और अपना जो सह रहे हो उसके खिलाफ बोलना भी अलाउड नहीं था। लेकिन 1950 के बाद जो है इन लोगों ने लड़ना शुरू किया फाइनली जो है ब्लैक्स ने, कलर्ड ने, यानी जो मिक्स्ड कलर के थे, और जो इंडियन लोग जो थे उन लोगों ने मिलकर जो है इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट जो है लड़ाई स्टार्ट की। Since 1950, the black, colored and Indians fought against the apartheid system. They launched protest marches and strike. यानी कि रोड्स पे आकर इन्होंने प्रोटेस्ट की कि अपार्थाइड सिस्टम बुरा है, इसको हटाओ। इस तरीके की जो प्रोटेस्ट हैं, मार्चेज हैं, स्ट्राइक्स हैं, वो अफ्रीका में हमें देखने को मिली। कब से? 1950 से ये शुरू हो गई थी। The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of सेग्रीगेशन। यानी कि जो ये सेपरेशन वाली पॉलिसीज थी कि ब्लैक्स के लिए अलग सिस्टम, वाइट के लिए अलग सिस्टम, ये जो पॉलिसीज थी इसके अगेंस्ट जो है एक पार्टी ने जो है बहुत बढ़िया रोल प्ले किया, और वो हमारी पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि जब इंडिया को फ्रीडम के लिए लड़ना था तो हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ऐसे ही अफ्रीका में जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और उन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लड़ाई किसके अगेंस्ट? इस सेग्रीगेशन की पॉलिसी के अगेंस्ट, या कह सकते हो आप अपार्थाइड की पॉलिसी के अगेंस्ट जो है लड़ाई लड़ी कि ये पॉलिसी सही नहीं है और इसको जो है हटाओ। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। और ये जो हमारी कांग्रेस थी ना, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। अम्ब्रेला देखा है पहले के टाइम में कितना कलर्ड आता था, तो इसका मतलब यही है कि अम्ब्रेला की तरह अलग अलग जो है पार्टीज, अलग अलग जो है ग्रुप्स के लोग इस पार्टी के जो है वो पार्ट बने। जैसे कि उसमें वर्कर यूनियन, मान लो कोई फैक्ट्री है वहां के लोगों की यूनियन, और इवन जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे वो जाके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का जो है मेंबर बनते गए, और सबने जो है मिल के जो है इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी।
Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. और केवल डार्क या ब्लैक स्किन कलर के लोगों ने ही नहीं, इवन जो ऐसे अंग्रेज थे, जो गोरे लोग थे, पर उनको लग रहा था यार ये सिस्टम सही नहीं है। देखो हर इंसान बुरा नहीं होता, इवन उन लोगों में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें लगता था कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, जो ये गोरों को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये जो हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है और इनको बुरा ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये गलत है। तो बहुत सारे ऐसे वाइट्स जिनको लगता था कि गलत हो रहा है, वो भी इस पार्टी का जो है मेंबरशिप ले लेते थे। Several countries denounced apartheid as unjust and racist। और बहुत सारी जो आसपास की कंट्रीज थी वो भी ये कहती थी कि ये जो अफ्रीका में सिस्टम है ये अनजस्ट है। अनजस्ट का मतलब होता है ये सही नहीं है, और ये रेसिस्ट है। रेसिस्ट यानी किसी की स्किन के कलर के बेसिस पर, किसी की बॉडी के बेसिस पर तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते थे, ये गलत है। But the white racist government continued to rule by detaining, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन इतना ज़्यादा लोगों के बोलने के बाद भी जो ये वाइट गवर्नमेंट थी ना, इसको अकल नहीं आई। इसने जो है लोगों को ज़बरदस्ती जेल में डालने की कोशिश करते थे और डाल भी देते थे अगर कोई इनके अगेंस्ट बोलता था तो। इनको टॉर्चर किया जाता था, जो ब्लैक्स पीपल थे और जो कलर्ड थे उनको टॉर्चर भी किया जाता था, यानी मारा पीटा जाता था अगर वो वाइट्स के अगेंस्ट बोलते थे। एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर पीपल, और बहुत लोगों को मार भी दिया जाता था, जान से मार दिया जाता था अगर वो इस वाइट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाते थे। टुवर्ड्स a needs for a new constitution. As protest and struggle against the apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. अब जैसे जैसे जो है लोगों ने प्रोटेस्ट करना गवर्नमेंट के अगेंस्ट ज़्यादा बढ़ाते गए, जो लोग हैं उन्होंने हार नहीं मानी और वो लड़ाई करते गए इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट। और तो फाइनली जो है ये वाइट गवर्नमेंट जो थी, जो यूरोपियंस की गवर्नमेंट थी, उनको ऐसा रियलाइज़ हो गया कि भाई अब रिप्रेशन से, यानी नीचे दबा कर जो है हम ब्लैक्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब हमें जो है कुछ चेंज लाना पड़ेगा। अब जो हमने गलतियां की है ना, वो उसका जो घड़ा है, गलतियों का जो घड़ा है वो भर गया है। अब हमें कुछ जो है चेंज लाना ही पड़ेगा। द वाइट रिजाइम चेंज्ड इट्स पॉलिसीज। देखो कितना बढ़िया हुआ। फाइनली जो हमारी वाइट रिजाइम थी, रिजाइम का मतलब होता है वाइट रूल, यानी जो वाइट लोगों का रूल था, उन्होंने जो है अपनी पॉलिसीज में, अपने रूल्स में वो चेंज लेकर आए। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड। रिपील्ड का मतलब होता है खत्म कर देना या चेंज कर देना। जो ऐसी लॉज थी जिनके हिसाब से जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था वाइट और ब्लैक्स के बीच में, उनको जो है खत्म कर दिया गया। कि जो भी ऐसी लॉज होती थी जिससे पता लगता था हाँ भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वाइट्स और ब्लैक्स में, उनको खत्म कर दिया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। जो पहले ब्लैक्स को पॉलिटिकल पार्टीज बनाना अलाउड नहीं होता था और मीडिया को अलाउड नहीं होता था कि वो ब्लैक्स की किसी भी बात को जो है कवर करे, केवल इंग्लिश लोगों पर, जो हमारे गोरे लोगों पर है उन पर ध्यान दिया जाता था, उस रिस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया। अब उन्होंने कहा कि तुम ब्लैक्स की बातों को भी जो है अपने न्यूज़ चैनल पे, अपने न्यूज़पेपर में कवर कर सकते हो। After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. कौन है ये नेल्सन मंडेला जो 28 साल बाद जेल से निकल के आए फाइनली जब अपार्थाइड का सिस्टम खत्म हुआ? कौन थे ये नेल्सन मंडेला? इनके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। चलिए भाई जानते हैं कौन थे हमारे ये नेल्सन मंडेला। ये जो है सबसे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो भाई इनकी स्टोरी भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, मोटिवेशनल है। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रिएशन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ट्रिएशन का मतलब होता है अपनी कंट्री को धोखा देना। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था, किसने इल्ज़ाम लगाया था सबसे पहले? वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने। यानी कि जब अफ्रीका में वाइट गवर्नमेंट और ब्लैक गवर्नमेंट अलग अलग थी, अलग अलग मतलब वाइट और ब्लैक का अलग अलग ट्रीटमेंट होता था, तो जब केवल वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, यानी सिर्फ गोरे लोगों की जो गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने जो है नेल्सन मंडेला पे इल्जाम लगाया था। क्या इल्जाम लगाया था? ट्रिएशन का। ट्रिएशन का मतलब होता है कि इन्होंने अपनी कंट्री को जो है धोखा दिया है। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in the country। यानी कि नेल्सन मंडेला को और उनके साथ 7 और लोगों को जो है आजीवन कारावास दे दी गई थी। पूरे जिंदगी के लिए कहा था कि अब तुम जेल में रहो। क्यों जेल में रहो? क्योंकि तुमने जो है ये अपार्थाइड सिस्टम है इसके अगेंस्ट जो है सवाल उठाया है, तो अब तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। कब तक के लिए? पूरी जिंदगी के लिए। He spent the next 28
8 years in South Africa's most dreaded prison, रॉबन आइलैंड। रॉबन आइलैंड करके जो है साउथ अफ्रीका की सबसे ज़्यादा जो भयानक प्रिजन होती थी, जहाँ पर लोग जाने से डरते थे, उन्होंने वहाँ पर जो है 28 साल बिताए थे। अगर अपार्थाइड का सिस्टम ना ख़त्म होता तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसी जेल में बिताते। लेकिन चलो शुक्र मनाओ कि लोगों ने सवाल उठाया और फाइनली अपार्थाइड का सिस्टम जब ख़त्म हुआ तो इनको जो है जेल से बाहर निकाला गया और फिर थोड़े टाइम बाद जो है ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें भी जो है बोली हैं अपनी स्पीचेस में, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा। इन्होंने अपार्थाइड के सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ भी उठाई और फाइनली प्रेसिडेंटशिप तक का सफ़र जो है तय किया। चलिए पढ़ते हैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में कि नेल्सन मंडेला जी ने क्या कहा था, क्या उनकी अच्छी बातें हैं। Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africa never give up on the belief in goodness as they cherish that faith in human beings in cornerstone of our डेमोक्रेसी। तो इसमें जो है नेल्सन मंडेला जी ने ये कहा है कि हम जो ये अपार्थाइड के सिस्टम से डेमोक्रेसी पर आ पाए हैं वो हम इसलिए आ पाए हैं क्योंकि हम लोगों में ये विश्वास था कि जो लोग होते हैं ना वो इनहेरेंटली जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। ये सोसाइटी है जो हमें बुरा बना देती है, पर ये जो हमारे में इनहेरेंट गुडनेस होती है ना, कि हमने जो वाइट लोग थे चाहे उन्होंने हमारे साथ जितना भी गलत किया पर फिर भी हमने कहीं ना कहीं होप रखा कि नहीं ये इतने बुरे नहीं हो सकते, हम ट्राई करेंगे तो चेंज आएगा। इस वजह से जो है हमारी डेमोक्रेसी जो है कंट्री बन पाई है। और मैं चाहता हूँ ये जो फेथ है ये हम लोगों में हमेशा के लिए बनी रहे और ये फेथ ही हमारी जो है डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। The national flag of the Republic of South Africa was unfurled on 26th April 1994, marking the newly born democracy in the वर्ल्ड। तो फाइनली जो है 1994 को जो है 26 अप्रैल को 1994 में जो है नेशनल फ्लैग जो है अफ्रीका का फैलाया गया। कौन से अफ्रीका का? रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका इसलिए मेंशन है कि रिपब्लिक एक ऐसा कंट्री होती है जहाँ के जो हेड हैं या जहाँ के जो रूलर है आप लोग खुद इलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसका मन करेगा वही लीडर बन जाएगा। रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जहां का जो रूलर होगा उसको जो है उस कंट्री के लोगों ने मिलकर इलेक्ट किया होगा। तो यहाँ पर इसलिए इसको रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका बोला गया है कि जो अब हमारी कंट्री है इसके रूलर को हम खुद इलेक्ट करेंगे। और इनके फ्लैग को जो है 26 अप्रैल 1994 को जो है पहली बार जो है एकदम फहराया गया पूरी खुशी से। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, पेविंग वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ मल्टीरेशियल गवर्नमेंट। अब जो पहले की अपार्थाइड गवर्नमेंट थी जिसमें केवल जो है वाइट्स को मिनिस्टर बनाया जाता था, वो अब जो गवर्नमेंट थी वो एंड हो गई और फाइनली जो है मल्टी रेशियल गवर्नमेंट यानी अलग अलग स्किन कलर के लोगों की गवर्नमेंट जो है हमें अफ्रीका में देखने को मिली। After the emergence of new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in पावर। अब फाइनली जब हमारी अपार्थाइड सिस्टम का एंड होता है और डेमोक्रेसी अफ्रीका में आती है तो जो अच्छे कुछ ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपने बाकी ब्लैक लोगों को बोला कि भाई ये जो हमारे साथ ये वाइट्स ने किया है ना, ये जो गोरों ने हमारे साथ किया है, आइए इनके लिए जो है इन्हें माफ़ कर देते हैं। अगर अब हम बदला लेने लग जाएंगे तो वो सिस्टम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यानी जो ब्लैक लीडर्स थे, जो समझदार ब्लैक लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि ये जो वाइट लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, अब इनको जो है हमारे साथ जो एट्रोसिटीज़ किया है, एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है जो गलत व्यवहार हमारे साथ किया है जब ये पावर में थे, अब हमें इनके लिए इनको जो है माफ कर देना चाहिए। They said, let us build a new South Africa based on equality of ऑल रेसेस। एक नया अफ्रीका बनाएंगे जहां पर जो है हर रेस को यानी हर स्किन कलर के पर्सन को जो है इक्वल राइट मिलेंगे एंड मेन एंड वुमेन, मेन और वुमेन को इक्वल राइट्स मिलेंगे। डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगी, सोशल जस्टिस होगी यानी सोसाइटी में सबको जस्टिस मिलेगा, किसी को नीचा या किसी को ऊंचा व्यवहार वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और ह्यूमन राइट्स, और ये एक ह्यूमन बीइंग के जो एक्चुअल में राइट्स होने चाहिए वो सारे राइट्स जो है अब हम अफ्रीका में देंगे। किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया? इक्वालिटी ऑफ
ऑफ ऑल रेसेस इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स पर जो है ध्यान दिया गया। अब अफ्रीका में द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है जब अफ्रीका में जो है बुरे लोगों, डार्क लोगों के साथ जो है गलत ट्रीटमेंट हो रहा था, वो पार्टी जब रूल कर रही थी, एंड द ब्रूटल किलिंग एंड द पार्टी दैट लेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल सैट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब वो एक बुरा रूल चल रहा था, तब जो पार्टी रूल कर रही थी वो बुरे टाइम वाली, यानी कि जो बुरी पार्टी है, और वो पार्टी जिसने जो है पूरा टाइम लड़ाई लड़ी कि हमें अब फ्रीडम चाहिए, हमारे अपार्थाइड वाला सिस्टम हमें नहीं चाहिए, इन दोनों पार्टीज ने जो है मिलकर जो है अफ्रीका का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिजाइन करना शुरू किया। यानी जिसने गलत किया और जिसने गलत के अगेंस्ट आवाज उठाई, दोनों पार्टीज ने जो है मिलकर जो है अफ्रीका के कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ काम करना शुरू किया। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitutions the world has ever had. और फाइनली 2 साल की मेहनत के बाद जब लोगों ने डिस्कशन की, इन पार्टी के लोगों ने, फाइनली उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी कंट्री के लिए बनाया जो पूरे वर्ल्ड का एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तभी तो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं ना। The Constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country. तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अपने कंट्री के लोगों को वो सारे राइट्स प्रोवाइड किए गए जो शायद ही कोई कंट्री अपने कंट्री के लोगों को देती है। यानी सबसे बढ़िया वाले जो राइट्स हैं उन्होंने अपनी कंट्री के लोगों को दिए। Together they decided that in search for a solution to the problems, nobody should be excluded, no one should be treated as a डेमन। यानी अब जो भी हमने प्रॉब्लम्स सही हैं या आगे आने वाले फ्यूचर में हम जो भी प्रॉब्लम सहेंगे, अगर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन ढूंढना है अपनी प्रॉब्लम्स का, तो उन सॉल्यूशंस को ढूंढने में हम अपनी कंट्री के सारे लोगों को इंक्लूड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों की राय मान रहे हैं बाकियों की नहीं मान रहे, नहीं, सब लोगों को हमें इंक्लूड करना है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। और दूसरी चीज़, किसी भी पर्सन को जो है डेमन की तरह ट्रीट नहीं करना। डेमन का मतलब होता है राक्षस। चाहे पास्ट में किसी ने हमारे साथ कुछ भी किया है, हमें किसी को भी गलत ट्रीटमेंट नहीं देना। तो इन बातों का भी ध्यान रखा गया कि पहले जैसे ऐसा होता था कि सिर्फ जो वाइट लोग हैं सारा अधिकार उन्हें मिला हुआ था, अब ऐसा भी नहीं होगा, सबको अधिकार मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर किसने हमारे साथ पास्ट में गलत ट्रीटमेंट किया भी है तो उसको भूल कर जो है अब हम आगे बढ़कर सबको इंक्लूड करके जो है डिसीजंस लेंगे। दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट। यानी अब सब लोगों को जो है मिलकर जो है चलना है, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है, चाहे उन्होंने पास्ट में कुछ भी गलत किया है। The South African Constitution inspired Democrats all over the world. यानी जो भी लोग जो है डेमोक्रेसी का साथ देते हैं, कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो लोग जो है इस साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। A state denounced by the entire world in 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. यानी 1994 से पहले जो पूरा वर्ल्ड, पूरा जो विश्व था, वो अफ्रीका को बोलता था यार कितनी ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक कंट्री है, कि यहाँ पर तो कोई डेमोक्रेसी ही नहीं है, डेमोक्रेसी का नामो निशान ही नहीं है। और 1994 के बाद जो है वो कंट्री ही एक ऐसी कंट्री बनी कि लोग अब उससे सीखते हैं, भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। वाह, मजा आ गया, देखा वो मेरी मोहब्बत का इंतकाम देखेगी, है ना, कि भाई पहले तो तुम उसको इतना बुरा बोल रहे थे, ऐसी कंट्री वैसी कंट्री, कुछ डेमोक्रेसी है ही नहीं। और 1994 के बाद जो साउथ अफ्रीका है वो एक ऐसी कंट्री बन के आई कि सब लोग अब कहते थे भाई इससे बढ़िया डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। स्पीकिंग ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, नेल्सन मंडेला ने ये भी जो है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला। ऑफकोर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ ही की, पर क्या तारीफ की इसको भी पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ पास्ट एंड फ्यूचर। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पास्ट की बातें भी इंक्लूडेड है, आपको उससे ये भी पता चलेगा हमने पास्ट में क्या सहा है और फ्यूचर में क्या हमारी एस्पिरेशंस है, हम अपने फ्यूचर में क्या चाहते हैं, ये भी हम देखेंगे। ऑन द वन हैंड इट इज अ सोलेम पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट अ रेपिटेशन ऑफ आर रेसिस्ट, ब्रूटल एंड रिप्रेसिव past, but it is more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which is the fullest sense belongs to all of us, black, white, women and men.
तो भाई नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि सबसे पहले जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पास्ट की बातें भी देखने को मिलती है और फ्यूचर में हमारे क्या गोल्स होने वाले हैं हमें ये भी देखने को मिलता है। और हम जो लोग हैं आज वो जो प्रॉमिस करते हैं अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे साथ जो पुराने टाइम में जो गलत हुआ है, पास्ट में जो गलत हुआ है, हम कभी भी उसको रिपीट नहीं होने देंगे। लेकिन रिपीट नहीं होने देंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हम बदला लेंगे। अब जो हम वाइट्स हैं, नॉन वाइट्स हैं, ब्लैक्स हैं, मेन है, वुमेन है, सबको जो है हम है इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। सॉरी, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो हमने इतना सारी बातें पढ़ी अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पर हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्या थी? कि सिर्फ ब्लैक्स को जो है, ब्लैक्स ने जब अपार्थाइड सिस्टम खत्म कराया तो खत्म करा के कह देते बस हो गया खत्म, अब नॉर्मल कंट्री चलाओ। उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, ये एक रूल बुक क्यों बनाई अपनी कंट्री के लिए? क्या जरूरत थी रूल बुक बनाने की? ये भी तो पढ़ना जरूरी है ना। क्या रूल के बिना देश चल सकता था? क्या पता दोबारा वाइट्स कहते नहीं हमारी मानो, एक बार तुम्हें हमने आजादी दे दी, अब दोबारा हमारी मानो। तो भाई देखना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आखिर जरूरी क्यों है। Why do we need a constitution? The South African example is a good way to understand why do we need a constitution and what does a constitution do. तो ये जो साउथ अफ्रीका की पूरी स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है और क्या काम आता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए। द ओप्रेसर, ओप्रेसर मतलब होता है जो बाकी लोगों के साथ जो गलत करे, जो दबाता है ना लोगों को, जो दबाने वाला होता है कि भाई ये हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारी सुनता नहीं है, तो जो दबाता है वो होता है ओप्रेसर। और जो दबता है, जो बाकियों से जो है सबकी बातें मान जाता है, हमारे साथ गलत हो रहा है तो सह लेता है, वो होता है ऑप्रेस्ड। ठीक है, जैसे स्कूल में क्या होता है, टीचर ऑप्रेसर होती है, आपको दबाती है, ये कर वो कर, ये है वो है, और आप क्या होते हो, ऑप्रेस्ड होते हो। आप लोगों को टीचर उसकी बात माननी ही होती है और आप रहते हो ऑप्रेस्ड। The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. They had their fears. अब फाइनली जब अपार्थाइड का सिस्टम एंड हुआ था तो वो लोग जिन्होंने जो है गलत काम किए हैं और जिन्होंने वो गलत काम सहे हैं वो लोग जो है साथ में जो है मिलकर रहने वाले थे। लेकिन ये मिलकर रहना जो है आसान तो नहीं होने वाला था क्योंकि उन दोनों लोगों में अपना डर था। देखो जिन लोगों ने इतने टाइम तक सहा है उनको कभी ना कभी अपने मन में ये डर तो आएगा ना, कहीं फिर ये ऐसा हो जाए, कहीं फिर ये हमें दबाना शुरू कर दे, हम कहाँ जाएंगे तब, बार बार क्या लड़ाई ही लड़ते रहेंगे? डर तो रहेगा उनके मन में। इतने टाइम बाद उन्हें वो आज़ादी मिली है अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जीने की, डर तो रहेगा ना अपनी फ्रीडम का। और जिन लोगों ने दबाया है, जिन्होंने गलत किया है, उनको लगेगा यार हमने इनके साथ इतना गलत किया था, कहीं अब हमसे बदला तो नहीं लेंगे, कहीं अब हमसे बदला तो नहीं लेंगे, कहीं हमें तो मारना नहीं शुरू कर देंगे, कहीं हमारी प्रॉपर्टी को तो नहीं जबरदस्ती हमसे जो है छीन लेंगे। तो दोनों को अपने अपने जो है डर थे। They wanted to safeguard their interest. तो जो भी अब उनके मन में जो बातें थी वो उनको सेफगार्ड करना चाहते, जो भी उनके फायदे की बातें हैं वो चाहते थे कि भाई हाँ हमारी फायदे की बातों को जो है ध्यान में रखा जाए। द ब्लैक मेजोरिटी वॉन्टेड सब्सटैंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, यानी कि पुराने टाइम में जो उनको राइट्स कोई भी अधिकार नहीं मिला था, ब्लैक लोग अब चाहते थे कि भाई अब उन्हें वो अधिकार मिले, अब कोई भी अधिकार उनसे वो ना छीन पाए। और वाइट माइनॉरिटी क्या चाहती थी, ब्लैक मेजोरिटी मतलब ये लोग ज्यादा थे और वाइट जो है कम थे। दे वर कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी, कि यानी जो अब तुमने हमें इक्वल अधिकार दे दिए हैं और जो हमारी जो प्रॉपर्टी थी पहले के टाइम की, ऐसा ना हो कि तुम हमसे वो छीन लो और हमें जो है रोड पे लेके आ जाओ, हमें कोई राइट ना दो। तो जो वाइट्स है उनको भी अपना अपना डर था कि भाई इनके साथ इतना गलत किया है तो ये कहीं हमसे बदला ना ले। After long negotiations, both parties agreed to the compromise. Compromise का मतलब होता है फाइनली इन्होंने जो है मिला जुला के जो है डिसीजन लिया, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन यानी डिस्कशंस किया और फाइनली जो है मिला जुला के डिसीजन लिया। The whites agreed to the principle of majority rule and that of one person one vote. तो अब जो है वाइट्स ने कहा ठीक है जिसकी भी मेजोरिटी आया करेगी, जब वोट का सिस्टम होगा एक तो 1 पर्सन को 1 वोट मिलेगा। मान लो 10 लोग हैं और 10 लोग जो है वोट करेंगे तो सबके वोट की इक्वल वैल्यू होगी और इस वोट में से भी है मान लो
जिस जिस डिसीजन पर भी मेजॉरिटी होगी, ज्यादा लोग जिसका भी साथ देंगे उसी की बात मानी जाएगी। व्हाइट्स ने इस बात को जो है मान लिया कि मेजॉरिटी के लोगों का जो रूल होगा वो चलेगा, जो भी मेजॉरिटी आएगी, जिसके सपोर्ट में ज्यादा लोग होंगे वही रूल माना जाएगा, और हर एक पर्सन का इक्वल वोट होगा, इक्वल वैल्यू होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि व्हाइट्स की ज्यादा वैल्यू है, ब्लैक्स की नहीं, सबकी इक्वल वैल्यू होगी। They also agreed to accept some basic rights for the poor and the वर्कर्स, यानी कि जो लोग जो पुअर हैं, जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री में, जो बहुत ज़्यादा कम अर्न कर रहे हैं, उनको भी कुछ अलग से राइट दिए जाएंगे। अब देखो, जो वाइट लोग थे वो पहले अमीर थे, पहले से ही अमीर थे वो, है ना, तभी तो वो इन ब्लैक्स पर डोमिनेट कर पाए। तो इसलिए अब इन्होंने क्या किया कि भाई जो गरीब लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो ज़्यादा ब्लैक्स ही थे, उनको कुछ राइट्स देने चाहिए, क्योंकि उन्होंने पुराने टाइम से वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सहते हुए आए हैं। The blacks agreed that majority ruled would not be absolute। अब ब्लैक्स ने कहा, क्या कहा कि हाँ ठीक है, मेजॉरिटी का रूल होना चाहिए, हमारी मेजॉरिटी है, हम ब्लैक ज्यादा है, हमारा रूल है, पर वो एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि केवल और केवल हमारी ही चलेगी और हम तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं, तुम्हारे बारे में भी जो है इक्वली सोचा जाएगा। They agreed that the majority would not take away property of white minority, कि हम मेजॉरिटी में हैं, हम ब्लैक्स हैं, लेकिन तुम ये सोचो कि हम तुम्हारे हक की ज़मीनें तुमसे ले लेंगे, छीन लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो तुम्हारे राइट्स हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी हैं, वो तुम्हारी ही रहेगी। देखो दोनों ने कितना अच्छा डिसीजन लिया आपस में मिलके। हाउ वॉज द कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब इन्होंने ये सब डिसीजंस ले तो लिए हैं, पर इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ सोच के तो कुछ फायदा नहीं होगा। सोचते तो ना जाने हम कितनी चीजें हैं, आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, पर उसको करने में भी तो कितनी मुश्किल होती है ना। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज है, जो ये डिसीजंस हुए थे, ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगे। एंड इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। और मान लो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर भी लिया, एक दूसरे पे विश्वास कर भी लिया कि हाँ भाई हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे, प्यार से रहेंगे, साझेदारी से रहेंगे, क्या गारंटी है कि फ्यूचर में दोबारा लड़ाई नहीं होगी। क्या पता फ्यूचर में एकदम से इंग्लिश लोगों को लगे अरे यार हमने तो इनके ऊपर इतने सालों तक रूल किया है, आओ दोबारा रूल करते हैं। या फिर ब्लैक्स को एकदम से गुस्सा आ जाए कि यार हमने तो इतना सहा है, चलो आओ इनसे बदला लेते हैं। तो क्या गारंटी है कि फ्यूचर में आप इन बातों पर ध्यान नहीं दोगे। The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या था कि आपस में ट्रस्ट बना रहे कि अब कोई किसी के साथ गलत नहीं करेगा, कि भाई रूल्स बना दो, पहले से ही रूल्स बना के रख लो कि कोई भी अब उन रूल्स को नहीं तोड़ पाएगा। और वो रूल्स हमारे क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन। द रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर। ऐसे रूल्स बनाए गए कि जो हमारे रूलर्स हुआ करेंगे, जो हमें लीड करा करेंगे, उनको आपने कैसे इलेक्ट करना है, जिसमें व्हाइट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और ब्लैक्स भी। द रूल्स ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। अब हमने किसी को रूलर तो बना दिया, मान लो जो है कोई ब्लैक रूलर बन गया और वो जो है फटाफट से जो है व्हाइट के साथ गलत करने लग जाए, नहीं, ये भी वो नहीं कर पाएगा। क्यों, उन रूल्स में ये सब भी लिखा गया कि अगर आप रूलर बन भी गए हो इलेक्ट होकर, तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, वो भी उस रूल बुक में लिखा गया। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन। और कॉमन पीपल को क्या अधिकार मिलेंगे, क्या हक मिलेंगे कि उनको भी सेफ फील हो, वो भी इस रूल बुक में लिखा गया। द रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजिली। अब मान लो मैंने रूल तो बना दिया है, पर कल को मैं रूल को चेंज भी तो कर सकती हूँ ना। तो ऐसा भी प्रोसीजर उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि ये जो रूल्स ऑलरेडी बना दिए गए हैं, इनको कोई इजिली चेंज ना कर पाए। This set of basic rules is known as constitution। यानी व्हाइट्स के अधिकार, ब्लैक्स के अधिकार, कौन रूलर बनेगा, और रूलर अगर बन गया है तो क्या क्या डिसीजंस वो ले पाएगा, और अगर वो रूल्स को जो है चेंज करना चाहता है तो क्या स्टेप्स होने चाहिए कि इजीली चेंज ना कर पाए। वो सारे जो रूल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, thus the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चे, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो एक कंट्री का होता है, ठीक है। एक कंट्री का सेट ऑफ रूल्स की एक बुक होती है जिसको वहाँ के सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम इस रूल्स के हिसाब से जो है अपनी लाइफ को चलाएंगे। Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens and also the relationship between people and the government। तो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक सुप्रीम
लॉ होती है, एक सुप्रीम बुक होता है जिसमें जो है एक कंट्री के लोग जो है डिसाइड करते हैं हमें किस तरीके से रहना है, क्या क्या रूल्स हम फॉलो करेंगे। और अगर हम अपने आप में से जो है सिलेक्ट करके सरकार बनाएंगे तो सरकार के साथ हमारा क्या रिलेशन होगा, सरकार क्या डिसीजंस ले पाएगी, हमें उनकी कौन सी बातें माननी है, क्या बातों का उनको ध्यान रखना है, वो सारी बातें जो है एक बुक में लिखी जाती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। A constitution does many things. Why do we need a constitution? अब एक क्वेश्चन आता है कि why do we need a constitution? क्यों हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारे काम करता है, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं उन कामों को जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो आइए बच्चे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसे क्या क्या जरूरी काम करता है जिसके वजह से जो है हमें इसकी जरूरत पड़ती है। फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो भाई हम लोग एक दूसरे पर विश्वास कर पाए, वो कौन जनरेट करता है? एक कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई रूल्स होंगे ही नहीं तो हमेशा हमें डर लगता रहेगा कि ना जाने सामने वाला क्या कर दे हमारे साथ। तो एक ट्रस्ट को जनरेट करने के लिए कि भाई सामने वाला कुछ भी अपनी मर्जी से हमारे साथ नहीं कर सकता है, उसको जो है कुछ रूल्स के अंदर जो है बिहेवियर अपना दिखाना पड़ेगा। वो जो ट्रस्ट है, कोऑर्डिनेशन जो है कि हम सामने वाले पर ट्रस्ट कर पाए, वो कौन जनरेट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, it specifies how the government will be constituted and who will have power to take which decisions। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये भी लिखा होता है कि जो आपकी सरकार है जो आपके लिए डिसीजंस लेगी वो किस तरीके से बनेगी। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो हमारा प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा, कौन बनेगा, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर कैसे बनेंगे, वो सारे रूल्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरीके से बनेगी और वो जो है उनके पास क्या क्या पावर्स होंगे डिसीजन लेने के, कि प्राइम मिनिस्टर क्या डिसीजन ले सकता है, चीफ मिनिस्टर क्या डिसीजन ले सकता है, वो सारी पावर्स भी जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होंगी। Third, it lays down limits on the power of government and tells us what the rights of citizens are। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि गवर्नमेंट के पास क्या पावर नहीं है, ये तो लिखा ही गया है क्या क्या पावर है, क्या क्या डिसीजन ले सकती है, क्या डिसीजन नहीं ले सकती है गवर्नमेंट, वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हम लोगों को एज ए सिटीजन, एक कंट्री के नागरिक होते हुए हमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट द क्रिएटिंग ऑफ अ गुड सोसाइटी। और हम लोगों को जो है हमारे क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या ड्रीम्स हैं अपनी कंट्री को लेके, हम क्या चाहते हैं हमारी कंट्री जो है फ्यूचर में क्या करे, हमें किस तरीके की अपनी सोसाइटी बनानी है, हमारी सारी एस्पिरेशंस यानी हमारी सारी इच्छाएं जो है हमारी कंट्री को लेके, हमारी सोसाइटी को लेके, वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं। चलिए, तो ये हमारा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्यों जरूरी है और क्या क्या काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन करता है। देखो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, कि भाई जो डेमोक्रेटिक कंट्री होंगी ना, जो भी कंट्रीज हमारी डेमोक्रेटिक होंगी वहां पे तो आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन जरूर मिलेगा। अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है वहां पर डेमोक्रेसी है, यानी वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इवन वो कंट्री जो डेमोक्रेसी नहीं है वो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। मान लो कहीं पे राजा का रूल है, लेकिन राजा कहता है कि मैं तो अच्छा हूं लेकिन मुझे नहीं पता मेरे मरने के बाद कोई अच्छा रूलर आए या ना आए, तो चाहे तो हो सकता है कि ऐसी कंट्रीज जो कि नॉन डेमोक्रेटिक हैं वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है कि आगे फ्यूचर में इस कंट्री को कोई भी रूल करे उसको इन रूल्स को जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑल द कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, यानी जरूरी नहीं है कि एक डेमोक्रेसी ही होगी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। बट ऑल द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी है तो पक्का ही पक्का उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये जरूरी है। चलिए, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब थोड़ी सी बात अपने देश की कर लेते हैं कि भाई जब हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कब बनाया गया? जब इंडिया को आज़ादी मिली थी, तब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, हमारे लिए एक रूल बुक बनाई गई, तो वो कोई बहुत ईजी टास्क नहीं था। हम सोचे अरे बैठ के डिसीजंस ले लिए अपनी कंट्री के बारे में, नहीं, इतना ईजी टास्क नहीं था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना।
वाई, क्यों इजी नहीं था, क्या प्रॉब्लम फेस करनी थी, पड़ रही थी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए? एक तो भाई सबसे पहले आपको पता है हमारी कंट्री में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के और अलग अलग जो है देशों से आए हुए लोग जो है रह रहे हैं। तो इतना आसान नहीं था हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें अपनी कंट्री में देखने को मिलती है। At the time of independence, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens। कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाने लगे थे, जब हम अपनी रूल बुक बनाने लगे थे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे थे, तो उससे पहले जो है हमारा जो है हम सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, यानी ब्रिटिशर्स हमें जो है रूल करते थे और हम उनके जो है फॉलोअर्स हुआ करते थे। कि रूलर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स, और हम उनके क्या थे? सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिनके ऊपर रूल चलाया जा रहा हो। लेकिन अब जो है हम सब्जेक्ट से सिटीजन्स होने वाले थे। सिटीजन्स का मतलब है अब हम इस कंट्री के अपने सिटीजन्स होने वाले थे। अब हमें किसी और कंट्री के लोगों की बातों को नहीं मानना था। तो हमारे लिए एक वही बहुत बड़ी बात थी, भाई एकदम से आज़ादी मिल रही है, तो आज़ादी को जो है उस आज़ादी को बनाए रखना, अपने ऊपर एकदम से कॉन्फिडेंस गेन करना इतना आसान नहीं होता। तो भाई एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर एमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन्स। देखो, अगर मान लो आज आपको मम्मी पापा जो है सारी बात करने को बोलते हैं ना, वो सारी बातें आपको समझाते हैं, ऐसे करो वैसे करो, और आपके ऊपर रूल चलाते हैं। अब एकदम से आपके मम्मी पापा कहें जा तुझे जो करना है कर, है ना, जो मर्जी है जो करना है कर ले, तो भाई कुछ बच्चे तो होंगे जो समझदारी से जो है पढ़ाई भी करेंगे, खेलेंगे भी, बट कुछ बच्चे होंगे जिनको लगेगा भाई फ्रीडम मिल गई है, फ्रीडम मिल गई है, और कुछ भी गलत शलत करते रहेंगे, है ना। क्योंकि देखो, फ्रीडम जब मिलती है ना, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है। अभी तक तो हम दूसरों की सुन रहे थे, जो ब्रिटिशर्स कह देते थे वही हम कर लेते थे, लेकिन अब हमें फ्रीडम मिल गई थी। हम जो है पहले सब्जेक्ट्स थे, पहले हम उनके सुन के जो होता था कर लेते थे, ना सही सोचते थे ना गलत सोचते थे, जो उन्होंने कहा करना ही है। लेकिन अब हम सिटीजन्स बनने जा रहे थे, अब हमें अपने डिसीजन जो है खुद लेने थे, तो हमें जो है रिस्पॉन्सिबल होना था, जो है समझदार होना था। The country was born through a partition on the basis of religious differences। और दूसरी प्रॉब्लम उस टाइम हमारी कंट्री में क्या थी? अभी अभी जो है इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था रिलीजन के बेसिस पे, जो हमारे लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग या बहुत ज़्यादा जो है दुखद घटना थी कि एकदम से अलग हुए थे। तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखद था कि कितने लोग ऐसे थे जो इंडिया में रहते थे और पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान के कितने सारे लोग थे जो पहले पाकिस्तान में रहते थे और अब इंडिया में आ गए थे, तो उन सब लोगों को भी एकोमोडेट करना था कि उनको एकदम से बुरा ना फील हो। At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence। और इतने सारे लोगों की जो है हत्या भी हो गई थी जब ये पार्टीशन हुआ था, तब वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था, तो उससे रिलेटेड जो है बहुत सारी लोगों की हत्याएं भी हो गई थी। अनदर प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम क्या आती है हमारी कंट्री के आगे? द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। भाई जब इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के अंडर थी ना, तो हमारी दो तरीके की जो स्टेट्स हमें देखने को मिलती थी। एक ऐसी स्टेट्स होती थी जिन पर जो है ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे, ठीक है, यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का रूल 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 है, और यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का रूल है। पर कुछ ऐसी स्टेट्स भी थी हमारी कंट्री में जहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स जो है इनडायरेक्टली रूल करते थे, कि यहाँ पर अभी भी जो है राजा महाराजाओं का रूल था, और ब्रिटिशर्स जो है वो ऊपर की थोड़ी बहुत सरकार बनाते थे, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते वो यहाँ के अपने राजा महाराजा ही करते थे। तब जब इंडिया को आज़ादी मिली, तो ये जो स्टेट्स थी जहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, इसको हम बोलते थे प्रोविंशियल स्टेट्स, ठीक है, इसको हम बोलते प्रोविंशियल स्टेट्स। तो ये सारी तो जो है इंडिया का पार्ट बन गई। जैसे ही इंडिया को फ्रीडम मिली, तो जो ब्रिटिशर्स वाली स्टेट्स थी वो सारी डायरेक्टली इंडिया का पार्ट बन गई। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जिन पर अभी भी राजा महाराजाओं का रूल था, उनको ये बोल दिया गया भाई तुम्हारी मर्जी है, तुमने इंडिया का पार्ट बनना है, तुमने पाकिस्तान का पार्ट बनना है, या तुमने अपना अलग ही देश बना लेना है, ये तुम्हारी मर्जी है। तो भाई मान लो ये इंडिया है, ठीक है, कहाँ गए हमारा इंडिया, किस तरीके से बनाए, ठीक है भाई, थोड़ा सा ना मुझे मैप का थोड़ा सा भी बुरा हूँ मैं,
चलो कोई नहीं, मान लो इंडिया है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर कोई हमारी प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, या ये पूरा मान लो ब्रिटिशर्स वाला पार्ट था और ये इंडिया का पार्ट बन गया। अब ये बीच की एक स्टेट बोले कि नहीं भाई, मुझे तो इंडिया का पार्ट नहीं बन रहा है, मुझे बीच में अलग से कंट्री बनानी है। क्या वो पॉसिबल हो सकता था? ब्रिटिशर्स जो है ये प्रॉब्लम भी हमारे लिए छोड़ गए कि बीच बीच में जो ये हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी जहां पर ब्रिटिशर्स जो है इनडायरेक्टली रूल करते थे, उनको बोल दिया गया तुम्हारी मर्जी है, तुम इस इंडिया का पार्ट रहो या तुम पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ या तुम बीच में अकेले ही अपनी कंट्री बना लो। The Britishers had left it to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. The merger of these princely states was difficult and uncertain task. तो अब जो ये बीच बीच की स्टेट्स थी, इनको इंडिया का पार्ट बनाना था हमें, हम चाहते थे कि हमारी एक कंट्री जो है पूरी यूनाइटेड बने, तो इनको अपना पार्ट बनाना, अपने साथ मिलाना कि भाई तुम हमारे देश के साथ मिल जाओ, ये एक मुश्किल टास्क था, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो था ही, और साथ में जो है अनसर्टेन भी था। अनसर्टेन का मतलब होता है ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो एग्री भी करे कि हाँ हाँ हम बन रहे हैं, हम इंडिया का पार्ट, तो बहुत ज़्यादा डाउटफुल उस टाइम ये था। The makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. तो जो उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो लोग बना रहे थे उनको बहुत ज़्यादा जो है डाउट था, बहुत ज़्यादा परेशानी थी उनके दिमाग में कि प्रेजेंट में हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, इतना वायलेंस हो रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, और फ्यूचर क्या होगा, क्या पता ये जो बीच की स्टेट्स हैं ये हमारा पार्ट बनेंगी नहीं बनेंगी। तो बहुत ज़्यादा जो है उनका एंक्शियस वाला टाइम चल रहा था, बहुत ज़्यादा डाउट्स उनके दिमाग में थे। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इतने डिफिकल्टीज होने के बाद भी हमारे पास एक फायदा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। हमने सोचा कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ये डिसाइडेड था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, पर कैसा बनाना है ये हमारे दिमाग में ऑलरेडी सॉर्टेड था। हमने दिमाग में पहले से ही सोच रखा था हमें कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, क्योंकि इतने सालों तक जो हमने सहा है ब्रिटिशर्स की वजह से, जो हम इतने सालों तक जो है सहते आए हैं, हमने उसके अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ी है, तो उस लड़ाई के टाइम में हमने ये तो ज़रूर डिसाइड कर लिया था कि जब हमारी कंट्री हम बनाएंगे ना, जब हम ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से बाहर निकालेंगे, तो हम अपनी कंट्री को जो है अब एक डेमोक्रेटिक रूल बनाएंगे। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी एक की चले या किसी दो की चले, क्योंकि हम ऑलरेडी सह चुके हैं दूसरों की, हम सह चुके हैं इन लोगों का रूल, अब हम सहेंगे नहीं। अब हम सबके पास पावर होगी, और हम सबके पास पावर कैसे होगी, जब हम एक डेमोक्रेसी बनेंगे। हम सबके पास पावर तभी आएगी जब हम डेमोक्रेसी बनेंगे। थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि जब इंडिया की फ्रीडम के लिए हमारे लोग लड़ रहे थे तो ये तो उनके दिमाग में बैठ गया था कि जब भी फ्रीडम मिलेगी ना, बनेगी तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, की डेमोक्रेसी ही आएगी। We wanted democracy, but which path should follow? Such differences exist even today. However, some basic ideas were accepted by everyone. अब ये decided था डेमोक्रेसी बनानी है कंट्री को, ठीक है, डेमोक्रेसी बनाना है, सबको इक्वल राइट्स मिलने हैं, पर क्या क्या राइट्स लोगों को दिए जाएं, क्या क्या राइट्स लोगों को ना दिया जाए, कुछ लोगों को स्पेशल राइट्स मिले, कुछ लोगों को स्पेशल राइट्स ना मिले, जो ये अलग अलग हमारे रिलीजन हैं उनको क्या अधिकार मिले, क्या अधिकार ना मिले। तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन थी लोगों के माइंड में कि ये करें या वो करें, लेकिन कुछ बेसिक बातें थी जो सबके माइंड में फिक्स्ड थी कि ये करें या वो करें वो अलग बात है, लेकिन कुछ मेन चीजें थी जो हमारे दिमाग में डिसाइडेड थी कि भाई ये तो हमने करना ही है। वो क्या चीजें हैं जो हमारे दिमाग में पहले से ही डिसाइडेड थी कि ये तो हमें करना ही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू और 8 लोगों ने मिलकर एक जो है ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। ड्राफ्ट का मतलब होता है फाइनल होने से पहले जो है एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिपेयर किया था 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 लोगों ने। और 1931 में द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। और 1931 में जब कराची का सेशन हो रहा था कांग्रेस का, तब वहां पर भी ये डिस्कशन हुई थी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जब इंडिया को आज़ादी मिलेगी, तो कैसा हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, किस तरीके के हमारे रूल्स होंगे। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने और 8 लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। ड्राफ्ट का मतलब होता है रफ,
रफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया। और 1931 में भी जब डिस्कशन हुई कि हमारे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो कुछ बातें बिल्कुल सेम थी, कुछ बातें इन लोगों के दिमाग में एकदम सेम थी, यानी कि वो डिसाइडेड थी कि ये तो हमारी कंट्री में होना ही होना है। क्या होना था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए कि जो भी लोग जो हैं 18 से अबव हैं उन सबको जो है अधिकार होना चाहिए वोट देने का। राइट टू फ्रीडम, सबको फ्रीडम का अधिकार होना चाहिए। हम सोचे नहीं कुछ लोगों को फ्रीडम मिली है, बाकियों को फ्रीडम नहीं मिली है, उनको हम दबाएंगे, ऐसा हमारी कंट्री में नहीं होगा। सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, कोई ऊंची जाति का, कोई नीची जाति का, मुसलमान को गलत तरीके से ट्रीट करें, हिंदुओं को अच्छा तरीका से ट्रीट करें, ऐसा हमारी कंट्री में कुछ भी नहीं होगा। एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो हमारी कंट्री में कम संख्या में हैं, उनको जो है हमें प्रोटेक्शन देनी है। जैसे कि हम ट्राइबल पीपल देख ले, ट्राइबल पीपल कम है तो हमें उनको प्रोटेक्शन देनी है ताकि वो जो है ऐसा फील ना करे कि उनको जबरदस्ती इस कंट्री का पार्ट बनाया हुआ है। तो 1928 के नेहरू जी के कॉन्स्टिट्यूशन में और 1931 में जो डिस्कशन हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उन दोनों डिस्कशंस में जो है ये कुछ बातें हमें देखने को मिल रही थी कि ये जो हमारी कंट्री है ना, उनमें ये बातें तो जो है जरूर और जरूर इंप्लीमेंट होंगी। 10. Some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ ऐसी बेसिक बातें थी जो सब लीडर्स के दिमाग में थी कि भाई ऐसा तो होना ही है, चाहे कुछ भी हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट कुछ बातें हमारी ऑलरेडी डिसाइडेड है। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी बने, कभी भी हम साथ में बैठे एक्चुअल में डिस्कस करें अपनी कंट्री के बारे में, पर कुछ बातें जो हैं वो दिमाग में डिसाइडेड ही थी कि ऐसा तो ऐसा होना ही है, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। The familiarity with political institutions of colonial rule also had developed an agreement over the institutional design। और किस तरीके से हमें डिजाइन करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, किस किस तरीके से रूल्स बनाने हैं, क्या क्या प्रोसीजर होगा, ये ऑलरेडी हम इंडिया के लोगों को पता था, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों नहीं प्रॉब्लम आई हमें इस चीज में कि एकदम से हम आजाद हुए हैं तो हमने एकदम से रूल्स कैसे बना लिए, एकदम से हमने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना लिया, कोई प्रॉब्लम हमें क्यों नहीं आई? हमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई कि ब्रिटिशर्स ने जो है कुछ इंडियंस को भी जो है राइट्स दिए थे वोटिंग के पहले के टाइम से अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 1919 के बाद जब हमारे इलेक्शंस होने शुरू हुए थे इंडिया में, तब बहुत सारे लोगों को जो है वोटिंग राइट्स मिले थे। और जब उनको वोटिंग राइट्स मिले थे और जो बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स में थे, उनको पता था कि ये जो इलेक्शंस वाला काम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला काम है, वो किस तरीके से होगा। तो उनको ऐसा नहीं था कि उनके लिए कोई नई चीज थी, पहले भी वो ये चीजें देख के आ चुके थे। The British rule had given voting rights only to a few, कि जो अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, उन्होंने अपने टाइम में सिर्फ बहुत कम लोगों को वोटिंग के राइट्स दिए थे। On that basis, the Britishers had introduced very weak legislatures, यानी लॉ मेकिंग बॉडीज जो थी हमारे कंट्री के ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत ज्यादा वीक थी। क्यों बहुत ज्यादा वीक थी? क्योंकि कुछ लोगों के सिलेक्शन से ही जो है आप लीडर्स बन गए थे। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया, यानी जहां जहां पर इंडिया में ब्रिटिशर्स की सरकार थी वहां पर 1937 में ऑलरेडी पहले भी इलेक्शन हुए थे। आजादी इंडिया को 1947 में मिली थी, लेकिन उससे 10 साल पहले भी इंडिया में इलेक्शंस हो चुके थे। These were not fully democratic governments, लेकिन उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं थी, क्योंकि सब लोगों को जो है वोट का अधिकार नहीं मिला था। But the experience gained by Indians in the working of legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions and working in them। लेकिन जब उस टाइम इलेक्शंस हुए थे तो जिन लोगों ने उन इलेक्शंस में पार्ट लिया था, जिन्होंने वोट दिया था, जो इलेक्शंस में खड़े हुए थे और जो गवर्नमेंट जॉब्स के लोग थे जिन्होंने जो है उस प्रोसीजर में हेल्प किया था, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था कि ये सारा जो काम है ये किस तरीके से होता है। That is why Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935। क्योंकि हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो है पहले एक्सपीरियंस कर चुके थे, बहुत सारे नए नए रूल्स हम इंडिया में पहले ही देख चुके थे कि रूल्स किस तरीके से बनते हैं, कौन से रूल्स फायदेमंद रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, ये एक्सपीरियंस हमें पहले से ही था। इसलिए हमने अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था, उससे डायरेक्टली हमने अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन में ले ली थी, क्योंकि हमें पता था कि ये जो बातें हैं उस वाले रूल की अच्छी थी।
आर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन आर ऑन टर्म्स। और एक और बात जो हमारे लीडर्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कि हमने बाकी कंट्रीज से बहुत कुछ सीखा था। हम केवल अपनी कंट्री का नहीं सोच रहे थे, हम तो अपनी सरकार ऐसे चलाएंगे वैसे चलाएंगे, हमने और भी कंट्रीज के एग्जाम्पल सीखा था कि इन लोगों ने अपनी कंट्री में क्या किया है, उससे इनको क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, अगर उनका प्रोसीजर हम अपनी कंट्री में लाएंगे तो हमें क्या फायदा होगा, ये भी हमारे लीडर्स ने जो है बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखा था। Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in US। तो जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने और भी कंट्रीज से जो बहुत सारी इंस्पिरेशन ली, सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बाकी कंट्रीज की गलतियों से और उनकी अच्छी चीज़ों से भी सीखा। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत कुछ सीखा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन में किस तरीके से पार्लियामेंट काम करता है, हमारे लिए वो फायदेमंद होगा या नहीं, वो हमने देखा। बिल ऑफ राइट्स इन यूएस के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, तो वहां से हमें कौन कौन से राइट्स हमें अपनी कंट्री में चाहिए वो भी हमने देखे। और देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत सारे वर्ड जैसे कि लिबरल होंगे हम, ये सारे वर्ड्स हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए। The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality। इवन बहुत सारे इंडियंस ने उस टाइम ये भी सोचा था कि हम रशिया की तरह सोशलिज्म को अपनाएं कि पूरे सोसाइटी में सारे लोग इक्वल ट्रीट हो, सबको सेम प्रॉफिट मिले, ऐसा भी सोचा गया। पर हमने सारी चीज़ों को नहीं अपनाया, जो अच्छी चीज़ें थी उनको अपनाया और जो हमें लगा हमारे कंट्री के लिए सही नहीं है हमने उसको नहीं अपनाया। Yet they were not simply imitating what others had done. At each step they were questioning whether these things suited our country. All these factors contributed to the making of our कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने ऐसे नहीं किया भाई इन्होंने तो वो किया है तो हम भी ये कर लें, नहीं, हमने देखा कि दूसरी कंट्री के लोगों ने क्या किया है, उससे उनको क्या फायदा मिला, अगर हम वो चीज़ अपनी कंट्री में लेके आएंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा। तो हमने जो है अच्छे से जो है एनालाइज किया कि बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, हमें क्या क्या चाहिए, और उसे एनालाइज करके जो है हमने प्रॉपरली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब वो कौन लोग थे जिन्होंने एक्चुअल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, किन लोगों ने मिलकर जो है मेहनत किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, अब उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए बच्चे, अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वो लोग जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी वो ग्रुप ऑफ लोग जिन्होंने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली का मतलब होता है ग्रुप। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly। यानी ये जो लोग हैं जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ये लोग इलेक्टेड हैं, ऐसे नहीं कुछ भी लोग आ गए और कह दिया चलो हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, नहीं, इलेक्टेड हैं, लोगों ने इनको इलेक्ट किया है कि हाँ भाई आप जाओ, आप लोग समझदार हो और हमारे इंडिया के लिए एक रूल बुक, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर लाओ। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। कौन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा उससे रिलेटेड जो इलेक्शंस थे, जब हमें इलेक्ट करना था उन लोगों को कि हाँ हाँ भाई हम इनको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, उसके लिए इलेक्शन हुए थे हमारे जुलाई 1946 में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946। अब अगर हम बात करें तो ये जो लोग हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन लोगों ने बनाए उन्होंने पहली मीटिंग की थी दिसंबर 1946 में। उसके बाद जो है दिसंबर 1946 के बाद जो है थोड़े ही टाइम में इंडिया जो है पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड हो गया था, जिसकी वजह से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी जो है इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। यानी कि जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 299। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 29 नवंबर 1949 बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। यानी 26 नवंबर 1949 को हमने ये तो कह दिया था कि हाँ हाँ हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री के लिए एकदम सही है, लेकिन फाइनली वो इफेक्ट में कि हाँ अब इसको पूरी अच्छी तरीके से इंडिया में लागू कर दिया जाए, वो कब हुआ था हमारा? 26 जनवरी 1950 को। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर। क्योंकि हमने 26 जनवरी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इम्प्लीमेंट किया था, इसलिए हम 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं।
आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स के बारे में पढ़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सबसे पहले हैं वल्लभ भाई जवेरी भाई पटेल, जिसको आप बोलते हो सिंपल आप बोलते हो वल्लभ भाई पटेल भी। 1875 से 1950 यानी 1875 में इनका बर्थ हुआ था, 1950 में इनकी डेथ हो गई थी। कब कहाँ बॉर्न हुए थे, कहाँ इनका बर्थ हुआ था? गुजरात में। ये जो थे मिनिस्टर ऑफ होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थे इंटरिम गवर्नमेंट पे। यानी जब हमें फ्रीडम मिली और जब हमारी सरकार बनी इलेक्शंस होने के बाद, उसके बीच के जो टाइम था उसमें हमारी थी इंतरिम गवर्नमेंट। इंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी गवर्नमेंट। तो उस टेम्परेरी गवर्नमेंट में जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को संभाल रहे थे। ये बाय प्रोफेशन एक लॉयर थे और लीडर थे बरदौली पीजेंट सत्याग्रह के। ही प्लेड अ डिसीजिव रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, लेटर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। और ऐसे स्टेट्स इंडिया के जो इंडिया का पार्ट बनना नहीं चाह रहे थे, याद है मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स ने कुछ स्टेट्स को कहा था आपकी मर्जी है, आप इंडिया को ज्वाइन करो, पाकिस्तान को करो या किसी को ज्वाइन ना करो। तो उनको इंडिया में ज्वाइन करवाने के लिए समझाने बुझाने का काम जो है, बहुत अच्छा काम जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्ले किया था। नेक्स्ट है हमारे टीटी कृष्णमाचारी, जो जिनका बर्थ जो है तमिलनाडु में हुआ था और ये मेंबर थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के। यानी ड्राफ्टिंग कमेटी किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जो कमेटी थी उसके मेंबर भी थे और इंटरप्रेन्योर। वैसे ये एक बिजनेसमैन थे, कांग्रेस लीडर भी थे ये, और बाद में जब हमारी इंडिया की सरकार बन गई थी तो उसमें ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है, वैसे इनका जन्म जो है सऊदी अरेबिया में हुआ था। ये एक एजुकेशनिस्ट थे, यानी एजुकेशन लाइन में जो है इनका जो फील्ड ऑफ स्टडी था, फील्ड ऑफ जॉब था, वो एजुकेशन था। ऑथर एंड थियोलॉजियन। थियोलॉजियन यानी जो है जो भगवान से रिलेटेड बातें हैं उस बारे में बात करते थे। स्कॉलर ऑफ अरेबिक कांग्रेस, स्कॉलर ऑफ अरेबिक यानी अरेबिक लैंग्वेज के स्कॉलर थे। बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई लिखाई इन्होंने अरेबिक लैंग्वेज की हुई थी। कांग्रेस के लीडर थे। नेशनल मूवमेंट में, इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव थे। मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को अपोज करते थे। जो लोग जो है पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट करना चाहते थे उनके ये अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि इंडिया जो है यूनाइटेड ही रहे। लेटर ही बिकेम द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट है हमारे जी दुर्गा भाई देशमुख। ये आंध्र प्रदेश में इनका बर्थ हुआ था। एडवोकेट थी ये बाय प्रोफेशन, और इन्होंने जो है बहुत सारी वुमेन के लिए जो है बहुत सारी इन्होंने मूवमेंट्स करी वुमेन की हक के लिए। इन्होंने जो है आंध्रा महिला सभा की जो है फाउंडर भी रही हैं। इन्होंने ये जो है स्थापित की है आंध्रा महिला सभा। कांग्रेस की बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थी और बाद में जो है इन्होंने ये चेयरपर्सन बनी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की। ऐसे हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं बेटा जिनके बारे में आपने केवल और केवल पढ़ना है। ऐसा कोई इनके बारे में कोई बहुत 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं हम इनको? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए 1891 से 1956 इनका बर्थ हुआ था मध्य प्रदेश में। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कमेटी थी उसके चेयरमैन, मतलब उसकी एक हेड पोजीशन जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर की थी। ही वॉज अ सोशल रेवोल्यूशनरी थिंकर एंड एजिटेटर अगेंस्ट द कास्ट डिवीजन एंड कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज। तो हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से जो है अपर कास्ट और लोअर कास्ट का ट्रीटमेंट होता था उसके अगेंस्ट जो है इन्होंने सवाल उठाया था। बहुत ज़्यादा जो है ये एजिटेटर थे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स ये जो है करते थे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। लेटर बाद में ये क्या बने? लॉ मिनिस्टर बने। इंडिया में फर्स्ट जब इंडिया की गवर्नमेंट बनी तो उसके जो है सबसे पहले लॉ मिनिस्टर ये बने। ही वॉज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। एक पॉलिटिकल पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसके ये फाउंडर थे। चलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, ये कौन है? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, यानी जो टेम्परेरी गवर्नमेंट थी उसके भी प्राइम मिनिस्टर थे। और जो फाइनली हमारी जो फ्रीडम मिलने के बाद जो हमारी पहली एक्चुअल में गवर्नमेंट बनी थी उसके भी ये प्राइम मिनिस्टर थे। लॉयर एंड कांग्रेस लीडर बाय प्रोफेशन, ये एक लॉयर थे। एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड एंटी इंपीरियलिज्म, यानी ये डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा मानते थे इंपॉर्टेंट। एंटी इंपीरियलिज्म कि हमें ब्रिटिशर्स का जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं दबना है, हमारी अपनी कंट्री होनी चाहिए, उसके भी एडवोकेट थे। और इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी ये ही बने। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई इन सारे लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। बहुत सारे नाम हमने देखे और इन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बट
इतना साल हो गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे हुए। देख रहे हो, हमने पढ़ा था कि भाई 1949 में आया, फिर 50 में इम्प्लीमेंट हुआ, पर इतने सालों पुराना कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों आज भी फॉलो कर रहे हैं? भाई पुरानी चीजें तो हम लोगों को नहीं पसंद होती है ना, कि मम्मी क्या आप पुरानी सोच रख रहे हो, पापा क्या आप पुरानी सोच रहे हो, फिर आप सोच रखते हो, फिर हम क्यों इस पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को आज तक फॉलो कर रहे हैं? देखें, Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? अब तो 7 decades भी हो गए, यानी इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज भी हम क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? तो भाई सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये किसी एक पर्सन की व्यूज या एक पर्सन के थॉट्स को नहीं दर्शाता है। बहुत सारे लोगों के मिलकर इसमें जो है व्यूज लिखे हुए गए हैं, जो है हमने लिखे हैं बहुत सारे लोगों के व्यूज मिलाकर। ऐसा नहीं है कोई एक दो लोगों की बातों को हमने लिस्ट में लिखा है। इंडिया को पूरा अच्छे से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेसेस द ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। कंसेंसस का मतलब होता है एक बात पर एग्री होना। वेट फॉर 1 सेकेंड, पानी भी खत्म हो गया आज तो। चलिए, अब अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो किसी एक पर्सन के विचारों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दर्शाता है। बहुत सारे लोगों के जो व्यूज़ हैं मिलाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलते हैं, और इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम, यानी वहाँ उस टाइम के लोगों ने आपस में बातचीत करके जो है फाइनली सॉल्यूशन निकाला, एक जो है मिडवे निकाला। कंसेंसस का मतलब होता है जो एक फाइनली सॉल्यूशन निकाला, उसको जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बार बार बदलती रहती हैं, चेंज करना पड़ता है उनको बार बार, क्योंकि उनके कोई ना कोई गलतियां होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। पर इंडिया के साथ आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है। यानी अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आज तक भी जो लोग हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी ने भी जो है कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया है कि इसको चेंज कर देना चाहिए। In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. No one actually follows it. The experience of our constitution is different. कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बन तो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, लेकिन कुछ फायदा नहीं है क्योंकि उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हम सब लोग सारे काम आज भी जो है हमारी गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही करती है। Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the constitution. अगर हम लास्ट हाफ सेंचुरी की बात करें, यानी कि कुछ थोड़े से सालों की बात करें अगर हम, तो लोगों ने सवाल उठाए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। बहुत सारे ऐसे हमारी कंट्री के लोग हैं जो कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये गलत है वो गलत है, पर वो थोड़ी छोटी मोटी सी बातें हैं। अगर हम बात करें तो किसी भी एक लार्ज ग्रुप ने किसी भी कोई बड़ी बात की कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल नहीं उठाया है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया जाए। But no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution. Legitimacy का मतलब होता है कि ट्रस्ट किया जाए या ना किया जाए। तो किसी ने भी जो है कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं उठाया है कि इसको चेंज कर दिया जाए। तो ये जो है एक अचीवमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि आज तक भी जो है लोग इसको दिल से फॉलो कर रहे हैं, कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा। हम आज तक चेंज नहीं लेके आए हैं कोई बड़ा, बट फिर भी सब लोग इसको मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो है सोच विचार करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। दूसरी बात, द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये किसी एक पर्सन ने मिलकर नहीं बनाया है, पूरे इंडिया के लोगों को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है? देखो भाई, उस टाइम पर ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो नहीं था कि सब लोगों से इलेक्शन कराया जाए, सारे इंडिया के लोग इलेक्ट करें कि कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनेगा, कौन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो ऐसा तो नहीं हुआ था। पर ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये जो है कि कैसे बनी थी, ये जो हमारी उस टाइम पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थी, यानी कि जो हमारी ऐसी स्टेट्स थी हमारी कंट्री की जहां पर जो ब्रिटिशर्स जो है इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे, वहां की जो लॉ मेकिंग बॉडीज थी, बहुत सारे लोग जो थे लॉ मेकिंग बॉडीज थे, उन लोगों ने इलेक्ट करके जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया था कि कौन लोग जो है हमारे लिए रूल्स बनाएंगे। देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चोजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उस टाइम तक हमारे
हमारी कंट्री में नहीं था तो सब लोगों से इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन लोग मेंबर बनेंगे, ये कैसे चूज हुआ था? ये चूज हुआ था कि जो हमारी वो वाले स्टेट्स हैं जहां पर हमारे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहां के जो ऐसे असेंबलीज थी, ऐसे ग्रुप्स थे जो उस स्टेट के लिए रूल बनाते थे, उन सब लोगों ने जो है अपने में से लीडर्स को इलेक्ट किया और उनको बना दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर। तो इससे क्या हुआ, हर एरिया से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग आए, हर एरिया के लोगों ने जो है अपने आप इलेक्ट किया कि कौन लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। This ensured a fair geographical share of members from all the regions of country. The assembly was dominated by INC, Indian National Congress, the party that led India's formal struggle. इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो भाई ये अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ लोग वही थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट थे। पर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्टी थी, क्योंकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडिया को फ्रीडम दिलाने में इस पार्टी का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा है। और अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस में भी वैरायटी ऑफ पीपल हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स, अलग अलग ओपिनियंस के लोग हमें कांग्रेस में देखने को मिलते थे उस टाइम पर। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। इवन ऐसे मेंबर्स भी पहले कांग्रेस में होते थे जो कांग्रेस की बातों से जो है राजी नहीं होते थे, तब भी उनके आपस में जो है डिस्कशन और डिबेट होती थी। आज के टाइम में तो भाई अगर कोई तुम्हारी पार्टी के अगेंस्ट गया तो तुम उसे निकाल देते हो, लेकिन पहले के टाइम में कांग्रेस में जो है वेराइटी ऑफ पीपल थी। कुछ लोग जो है बातों पर को नहीं भी एग्री करते थे तो आपस में डिस्कशन की जाती थी। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रीजन्स एंड ऑक्यूपेशन। इवन कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो अलग अलग एरियाज थे, अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलते थे। कुछ अपर कास्ट थे, कुछ लोअर कास्ट थे, कुछ हिंदूज थे, कुछ मुस्लिम थे, और ऑक्यूपेशन में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस तब के टाइम के लोगों में था। तो यानी पूरे वैरायटी ऑफ पीपल जो थे वो हमारी कांग्रेस में हमें देखने को मिलते थे, और उन्हीं वैरायटी ऑफ पीपल में से जो है लोगों ने मिलकर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया और उससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आया। Finally, the manner in which Constituent Assembly worked gives sanctity to the Constitution. Sanctity का मतलब होता है प्योर माना जाए। क्यों प्योर मान रहे हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, कि किस तरीके से वो बनाया गया है। इतना बढ़िया प्रोसीजर फॉलो किया गया कि आज भी लोग उसकी तारीफ करते हैं कि भाई बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसको तो एकदम प्योर मानना चाहिए, इसमें तो कोई भी छल कपट नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर। बहुत ही ओपनली जो है पूरे सिस्टम से इन्होंने काम किया। कंसेंशुअल मैनर का मतलब है सबसे पूछ के, सबकी बातों को जो है इंपॉर्टेंस दे के जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। फर्स्ट, सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। पहले जो है कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक बातें जो है वो डिस्कस की गई, उनको जो है इंप्लीमेंट किया गया। Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for the discussion। और फिर फाइनली एक हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, एक ऐसी कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिन लोगों ने जो है एक रफ प्रिंट बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि भाई ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बार आप देखो। Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution clause by clause। बहुत सारे डिस्कशन होते थे कॉन्टिन्यूसली कि ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में सही है नहीं है। ऐसा नहीं है बना दिया और छपा दिया गया, नहीं, बनाया, लोगों को दिखाया, लोगों ने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन को, और हर पर्सन जो है हर एक एक चीज़ पर सवाल उठाता था, डिस्कशन होती थी कि ये बात आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है तो क्यों लिखी है, ये वाली नहीं लिखी है तो क्यों नहीं लिखी है, ये वाला रूल बनाया है तो क्यों बनाया है। पूरा डीप में जो है इन बातों पर डिस्कशन होता था। More than 2000 amendments were considered। Amendments का मतलब होता है चेंज, यानी 2000 से ज्यादा चेंज लाए गए उस ड्राफ्ट में जो बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया था, यानी लोगों की बातों को सुनकर उसमें चेंजेस भी लाए गए। More than 2000। The members deliberated for 14 days spread over the members deliberated for 114 days spread over 3 years। यानी 114 दिन वो लोग मिले, 114 दिन पूरे एक साल में नहीं, 3 साल उन्होंने जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा दिए। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। और जो भी उनकी डिस्कशन होती थी, जो भी वो लोग लिखते थे, वो सारी बातों को जो है पूरा प्रिजर्व करके रखा गया है कि अगर आज भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बात उठाओगे, आप पूछोगे ये उन्होंने उस टाइम पर क्यों लिखा, तो आप जाकर जो है देख सकते हो कि उस टाइम ऐसे क्या बातचीत हुई थी कि जो ये रूल लिखा गया था।
These are called constituent assembly debates. Debates का मतलब है जहां पर डिस्कशन होती थी कि ये रूल आया है तो क्यों आया है, क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, क्या सही है, इसको हम बोलते हैं constituent assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provision of the constitution. यानी ये जो पूरी डिबेट्स होती थी, जो constituent assembly में डिस्कशन होती थी हर एक रूल के ऊपर, वो सारी डिस्कशन डिबेट्स को भी जो है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिखा गया है और कितनी इन पूरी डिबेट्स को भी प्रिजर्व किया गया है। पूरा 12 भारी भारी बुक बनी है कि ये डिस्कशन हमारी हुई थी। और अगर आज आप जाकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी बात पर सवाल उठाओगे तो आप इस डिबेट्स को रेफर कर सकते हो और आपको समझ आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस टाइम पर ये डिसीजन क्यों लिया था। दे आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इन डिबेट्स को जाकर रेफर कर सकते हो और आपको वो बात समझ में आ जाएगी कि ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखी गई है। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करेंगे, अब तक तो हमने बात की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनी, कैसे बनी, हम आज भी जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों सेक्रेड मानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इतने साल पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और आज भी हम उसको इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पढ़ेंगे गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर डाली गई हैं, जिनको जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट वैल्यूज को समझने का हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले या तो हम अपने लीडर्स के बारे में सोचें कि जो लीडर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, उनकी किस तरीके की सोच है। अगर हम उनकी सोच को जानेंगे तो हम जान सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें लिखी हुई गई होंगी। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास जो है ये ऑप्शन है कि व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इन ऑन फिलोसफी। एक तो पहले हम ये देखें कि जो उस टाइम के लीडर्स हैं उन्होंने क्या बोला है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या बातें कही गई हैं जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान पाए। ये हमारे पास दो तरीके हैं। तो सबसे पहले जानते हैं लीडर्स के बारे में। तो 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना इम्पैक्ट डाला है। महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू। तो अगर हम सबसे पहले महात्मा गांधी की बात करें तो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर थे। ठीक है, महात्मा गांधी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनका नाम नहीं दिखता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में डायरेक्टली नहीं थे। अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो ये उसके मेंबर नहीं थे। डायरेक्टली इन्होंने कोई भी रोल प्ले नहीं किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इनकी आइडियाज से इंस्पायर होते थे और इनके आइडियाज को जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की कोशिश की है। यानी ये तो मेंबर नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जो इनके आइडियाज को, इनके प्रिंसिपल्स को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने डलवाया है। देखिए, इनके आइडियाज को अगर हम पढ़ें, अगर ये जो है स्पीच है ये हमारी जो है महात्मा गांधी की है, जिन्होंने अपनी एक मैगजीन यंग इंडिया में 1931 में लिखी थी। अब अगर हम इस स्पीच को ना पढ़कर केवल इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी पढ़े, नो हाई क्लास एंड नो लो क्लास ऑफ पीपल। अब आपको इंडिया में पता है कि अमीर और गरीब में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है कि क्लास के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो एक्चुअल में ये आइडियाज किसके हैं? गांधी जी के। कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया जाएगा, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जबकि गांधी जी ने डायरेक्टली पार्ट नहीं लिया, बट उनके आइडियाज हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिख रहे हैं। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, यानी कि अगर हम बात करें शराब वगैरह पर भी जो है बैन लगा देना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि यानी स्टेट्स को ये सजेशन दी गई है कि वो चाहे तो अपनी स्टेट में जो है ड्रिंक्स को, अल्कोहल को बैन कर सकती है। देखो, ये भी हमारे आइडियाज गांधी जी के हैं जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। वुमेन विल एंजॉय सेम राइट एंड मैन एज मैन। तो वुमेन और मैन की इक्वालिटी की बातें भी हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है, जो कि हमारे गांधी जी के प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं B.R. अम्बेडकर जी पर। तो B.R. अम्बेडकर जी भी जो है, इनकी भी यही सोच
सोच थी कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, कास्ट के बेसिस पर लोअर कास्ट और अपर कास्ट में अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो बी आर अम्बेडकर भी इसी बात को मानते हैं, पर इनका एक अलग तरीका था, ठीक है, ये एक अलग तरीके से चाहते थे, महात्मा गांधी एक अलग तरीके से चाहते थे, पर इन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अब बात करते हैं हमारी जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने स्पीच लिखी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनकी स्पीच का, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो इन्होंने 15 अगस्त 1947 को दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो भाई ये अपनी स्पीच में ये बात करते हैं कि इंडिया को अब फ्रीडम मिल गई है फाइनली, इतना सफरिंग के बाद, तो अब हमें जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखने को मिली है कि हमें अपनी इंडिया के जो फ्रीडम है, ये जो सोवरिनिटी है, ये देखिए सोवरिनिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसको बनाए रखना है, इंडिया को जो है पॉवर्टी से निकालना है, तो पॉवर्टी से निकालना है, डिसीजेस से अपने इंडिया को फ्री रखना है, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे इनके आइडियाज़ थे जो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम सीधा ही कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को पढ़े कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या क्या बातें लिखी गई हैं जिनसे जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान पाए कि क्या क्या मेन बातें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो हुई हैं। चलिए अब पढ़ते हैं फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने बारे में क्या कहता है। वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। यानी कि अगर हम बात करें फ्रीडम स्ट्रगल पे, जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर जो हमारी बातें हुई थी, डिस्कशन हुई थी हमारी कंट्री को लेके, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्री होगा। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, के जो वैल्यूज़ है ना, जो हमने बोला कि हम ये वैल्यू अपने इंडिया में फॉलो करेंगे, ये वैल्यू फॉलो करेंगे, तो ऐसा नहीं है केवल कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज़ लिख दी गई कि हम जो है ब्रदरहुड में बिलीव करेंगे, हम इक्वालिटी में बिलीव करेंगे, नहीं, जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जितने भी रूल्स हैं, उन सब में जो है इन वैल्यूज़ को दिखाया गया है कि हर वैल्यू में आपको दिखेगा कि इक्वालिटी की बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन्स विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यूज, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पहला पन्ना है उस पर हमारे जो है कंट्री के बेसिक वैल्यूज के बारे में लिखा गया है, और उस शॉर्ट पेपर को हम क्या बोलते हैं, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम एक ऐसा पेज लिखेंगे जहां पर जो है एक सिर्फ छोटे से पेज पर जो है सारा जो मेन इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक आइडियाज है हमारी कंट्री के बारे में, वो लिख दिए जाएंगे। तो ये हमने किससे इंस्पायर होकर बनाया था, अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था कि उसके पहले पन्ने पे जो है मेन इंपॉर्टेंट बातें उनकी कंट्री के बारे में लिखी हुई थी। तो हमने ये आइडिया जो है हमने भी अमेरिका से लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया। लेट अस रीड द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स वर्ड्स। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑफ अ डेमोक्रेसी, इट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए अपना प्रियम्बल पढ़ते हैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का, और बहुत बढ़िया पोएम की तरह हमें लगता है, हमें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा इसमें देखने को मिलती है कि इतने कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें हैं वो छोटे से करके जो है मेन जो बातें हैं वो इस प्रियम्बल में लिख दी गई हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी पहले तो यहाँ पर ये बताया कि हम जो इंडिया के लोग हैं हम किस तरीके के हैं, हम सोवरीन है। सोवरीन का मतलब होता है हम खुद पर रूल कर रहे हैं, कोई भी आउटसाइड पावर हम पे रूल नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले तो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम जो इंडिया के लोग हैं, हम लोगों को जो एक है, एक यूनाइटेड लोग दिखाए गए हैं कि हम ये इंडिया के लोग कह रहे हैं, अब जो है कोई बाहर की पावर हम पर रूल नहीं कर रही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम इंडिया के लोग हैं, ये हम अपने बारे में जो है लिख रहे हैं कि वी पीपल आर सोवरीन, कि हम खुद पर रूल करते हैं, नो आउटसाइड पावर इज रूलिंग अस। हम सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट का मतलब है हम जो है सोसाइटी के हित के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के सब लोगों के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। हम जो है सेकुलर हैं, सेकुलर का मतलब है हम किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, हम सब रिलीजन्स को इक्वल मानते हैं। डेमोक्रेटिक, हम डेमोक्रेटिक है, यानी हमारे यहाँ पर जो है हर पर्सन को इक्वल राइट्स मिले हैं, हम जो है अपने लीडर्स को जो है मिलकर चूज करते हैं। और हम रिपब्लिक हैं, यानी जो हमारा हेड होगा हमारी कंट्री का उसको भी हमने खुद से इलेक्ट किया होगा, हम एक ऐसी कंट्री है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी हम जो भी हमारे कंट्री के लोग हैं उनको हम कुछ जो है
उनके लिए हमने कुछ प्रावधान लिखे हैं, कुछ राइट्स लिखे हैं जो उन्हें मिलेंगे, उनके बारे में लिखा गया है। सबसे पहले जस्टिस, हमारे जो भी इंडिया के लोग होंगे उन्हें जस्टिस मिलेगी। कौन सी जस्टिस? सोशल जस्टिस, यानी किसी को भी जो अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं ट्रीट किया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस, ऐसा नहीं होगा कि केवल कुछ लोगों के हाथों में पैसा होगा बाकी सब लोगों को गरीब माना जाएगा, नहीं, इकोनॉमिक जस्टिस भी मिलेगी। पॉलिटिकल जस्टिस, सबको पॉलिटिक्स में पार्ट लेने का इक्वल चांस मिलेगा। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है हमारी कंट्री के लोगों को मिलेगी। लिबर्टी यानी फ्रीडम, एक लिबर्टी मिलेगी कि आप खुद से कर सकते हो। क्या कर सकते हो? थॉट, आपका जो मन चाहे आप सोचो। एक्सप्रेशन, जिस तरीके से आप चाहते हो उसको एक्सप्रेस करो। आप लिखना चाहते हो लिखो, मूवीज में एक्सप्रेस करना चाहते हो करो, इट इज अप टू यू। आपको जिस पर बिलीव करना है, जॉन से गॉड पर बिलीव करना है, उनको वर्शिप करना है, किस भगवान में मानना है, ये भी आपको हम लिबर्टी देते हैं, हम आपको ये फ्रीडम देते हैं। आपको इक्वालिटी हमारी कंट्री में मिलेगी, यानी आप सब लोग इक्वल ट्रीट होगे, चाहे आपका कुछ भी स्टेटस हो, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, हम आपको इक्वल ट्रीट करेंगे। और आपको जो है अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, यानी कि अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ में, तो वो इक्वली मिलेगी। ऐसा नहीं है किसी को कम किसी को ज़्यादा, सबको इक्वली मिलेगी। और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे को भी हम जो है बढ़ावा देते हैं। फ्रेटर्निंग एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो यानी जो है हम भाईचारे को प्रमोट करते हैं, जिससे जो है हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। हम इंटीग्रिटी यानी हम सब लोग जो है मिलकर चलना चाहते हैं, और इवन जो है इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि मिलकर चलना चाहते हैं तो एक को दबाए, दूसरे को जो है एक जो है दूसरे पर राज चलाए, नहीं, सबको अपनी भी फ्रीडम मिलेगी। और ये फ्रीडम के साथ ही हम एक साथ जो है भाईचारे में मिलकर चलेंगे। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt and enact, give ourselves the Constitution। तो 26 नवंबर 1949 को हमने जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अपना एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका ऑलरेडी जो है मैंने आपको मतलब समझा दिया है पढ़ाते पढ़ाते, बट फिर भी आप जो चाहें इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, मैंने आपको सबका मतलब बता दिया है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का, कि ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखा गया। अब कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से डिजाइन किया है कि वो परफेक्ट बना रहे, ऐसा ना हो कि उसमें कोई दिक्कत आए, तो किस तरीके से हमने डिजाइन किया है, क्या प्रोसेस रहा उसको डिजाइन करने का कि आज भी हम उसको अच्छा मानते हैं, वो है हमारा इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। कि हमने किस तरीके से अपने इंस्टीट्यूशंस को डिजाइन किया है कि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अभी भी इंपॉर्टेंस मिलती है। A constitution is not merely a statement of values and philosophy। ऐसा नहीं है केवल वैल्यूज और फिलोसफी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है कि ये वैल्यूज फॉलो करो, वो वैल्यूज फॉलो करो, नहीं। A constitution is mainly about embodying these values into the institutions। यानी कि हमें इन वैल्यूज को एक्चुअल में भी अपनाना है। हर आर्टिकल में हमने अपनी इन वैल्यूज को, इन फिलोसफीज को अपनाया है। इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बहुत अच्छा लंबा डिटेल डॉक्यूमेंट है, कोई छोटा सा डॉक्यूमेंट नहीं है कि हाँ इंडिया में फ्रीडम होगी, इंडिया में लिबर्टी होगी, नहीं, बहुत अच्छा बढ़िया जो है बढ़िया सा हमारा जो है डॉक्यूमेंट है, बहुत अच्छा लंबा है। देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली एंड केप्ट एंड टू कीप इट अपडेटेड। क्योंकि बहुत अच्छा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें टाइम के साथ चेंज भी करनी पड़ती हैं, जो हमें जो है गलत लगती हैं, या लगता है कि अब समय बदल रहा है, अब हम इसे चेंज कर देना चाहिए। Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspirations and changes in society। तो जिन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उनके दिमाग में ये था, ये बात ऑलरेडी थी कि भाई टाइम के हिसाब से जब लोगों की ख्वाहिशों में चेंजेस आएंगे, जब समय बदलेगा तो सोसाइटी की नीड्स बदलेंगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बदला भी जा सके, ये हमें देखना पड़ा है। They did not see it as a sacred, static and unalterable law। सेक्रेड का मतलब होता है जिसको पूजा जाए, स्टेटिक का मतलब होता है जो रुक जाए, और अनऑल्टरेबल का मतलब है जो चेंज ना हो पाए। तो जो हमारे जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन लोगों को पता था कि टाइम के साथ जो है हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमने लिख दिया आप उसको पूजने लग जाओ और इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता, ये पत्थर की लकीर है, इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइंड नहीं है। सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स भी बनाए हैं कि टाइम टू टाइम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बदला जा सके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंट्री, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम।
दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। अब जो भी चेंजेस हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाते हैं टाइम के साथ, उनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स in a very legal language. So if you read the constitution for the first time, it can be quite difficult to understand. Like any constitution, the Indian constitution lays down a procedure for choosing persons to govern the country. तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक बार में आप पढ़ोगे तो उसको समझ नहीं आएगा कि भाई आपने पढ़ लिया और आपको समझ आ गया क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, नहीं, इतनी जल्दी पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है समझ में नहीं आएगा। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो सारी बातें भी लिखी हुई हैं कि किस तरीके से हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे लोकल मिनिस्टर्स किस तरीके से इलेक्ट होंगे, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि हमारे जो लीडर्स जिनको हम इलेक्ट करेंगे उनके पास क्या क्या पावर है, क्या क्या डिसीजंस वो ले सकते हैं और वो क्या क्या डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। एंड इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू। और हम लोगों को राइट्स क्या मिले हुए हैं, अगर हमारे किसी भी राइट को हमसे छीना जाता है तो हम क्या क्या हमें अधिकार मिले हैं, वो भी हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बारे में लिखे हुए हैं। चलिए अब बच्चे हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊं तो आपने ये ज़रूर याद करना है कि अपार्थाइड का क्या सिस्टम था। ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छी सी हैंड राइटिंग में लिख देती हूँ ताकि आपको जो है समझ भी आ जाए। ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपने करना है किस तरीके से प्रैक्टिस होता था, कि किस तरीके से अपार्थाइड प्रैक्टिस होता था। फिर आपने जो है ये भी पढ़ना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या रिक्वायरमेंट है। फिर आपने ये भी लिखना है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी पढ़ना है आपने। और आपने पढ़ना है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं उन सब के बारे में। ऑफ कोर्स आपने इस क्वेश्चन में ही पढ़ना है। ठीक है, फिर क्लियर है इतना। अब एक दो क्वेश्चन और हैं बस, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इनको जो है आप डिटेल में ज़रूर लर्न करिएगा। सारे आंसर जो है इसी वीडियो में दिए गए हैं और ये आपके पेपर में देखना ज़रूर आएंगे। और अगर आएंगे तो इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करके जाना। बाय एवरीवन।